नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार मैं आपको रिवीजन क्लासेस उपलब्ध करा रहा हूं। रिवीजन क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके और सामान्य हिंदी की क्लास मिल रही है। बाकी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू है। उत्तराखंड जीके टेस्ट, सामान्य हिंदी टेस्ट और सामान्य अध्ययन टेस्ट। जल्दी ही सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर की रिवीजन क्लास महाकुंभ भी उपलब्ध कराऊंगा। तो आज देखेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 185। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे इस सेशन में भी। बाकी देखिए, इन सभी रिवीजन क्लासेस का लाभ उठाएं दोस्तों, इनको जरूर आप देखें। एज रिवीजन के हिसाब से ही मैंने इन सभी क्लासेस को तैयार किया है। ज्यादा डिटेल में नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट क्लास में आपको दे रहा हूं ताकि कम समय में एक अच्छी आपका रिवीजन हो जाए और आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन निकल गया है तो आप अच्छे से आंसर कर पाए। साथ ही जो ये एवरग्रीन टेस्ट सीरीज आपके लिए मैं लेकर आता हूँ चैनल पे, उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन की, इन टेस्ट सीरीजों को भी दोस्तों आप फॉलो करना। कोई भी उत्तराखंड का वनडे एग्जाम हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें सामान्य हिंदी, उत्तराखंड जीके या सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, तो उस एग्जाम के लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। कंटिन्यू आप फॉलो करके देखिए, आपकी पकड़ कितनी मजबूत हो जाएगी आप देखना। बाकी भैया, अपने रिवीजन के साथ साथ प्रत्येक दिन आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं चैप्टर वाइज, और साथ ही फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी जरूर लगाने हैं। अगर आप पूरी तैयारी करते हैं और उसके बावजूद फुल लेंथ टेस्ट सीरीज नहीं लगाते तो आपकी तैयारी वनडे एग्जाम के लिए पूरी नहीं है, 50% पे ही आप अटक जाएंगे। फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेटों को भी लगाना शुरू कर दो, जिनका जनवरी वाला एग्जाम है, कनिष्ठ सहायक वगैरह का। बट जिनका सिलेबस पूरा हुआ है वही लगाएं। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि सिलेबस अभी शुरू भी नहीं किया और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट पहले शुरू कर दी। ऐसा ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। बाकी हमारे एप्लीकेशन पे भी आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट महाकुंभ चल रहा है, जिसपे 20 नवंबर तक ऑफर भी है 50% ऑफ का। जल्दी से जल्दी उसका लाभ उठा लें। 20 नवंबर लास्ट डेट है, परसों यानी कि, ठीक है। तो चलिए आप टेस्ट को शुरू करेंगे। आज है उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 185 तक हम पहुंच गए। दोहरा शतक होने वाला है उत्तराखंड जीके टेस्ट में, ठीक है। तो इनको आप फॉलो कीजिए, इन सभी टेस्ट को। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है? तो कौन सा राजवंश है भाई जिसका संबंध है तालेश्वर कॉपर प्लेट से? कॉपर प्लेट, ठीक है, यानी कि ताम्रपत्र होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन गलत छपा हुआ है। इनमें से कौन सा वंश है जिसका संबंध है तालेश्वर ताम्रपत्र से? ये मैं देखिए अभी रिवीजन क्लास में आपको रिवीजन करा चुका हूं। उत्तराखंड की रिवीजन क्लास जो मैंने आपको दी थी बीच में, उसमें बता चुका हूं कि जो उत्तराखंड में हमारा तालेश्वर ताम्रपत्र है, इनका संबंध है किससे? पौरव वंश से, ठीक है, पौरव वंश। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए, बाड़ाहाट का जो शक्ति स्तंभ है, इसमें देखिए बहुत से राजाओं का उल्लेख है। और यहाँ पर जो हमको दिए गए हैं, इसमें अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें हमको दिखता है गुहवर्मन का नाम, ठीक है। किसका नाम दिखता है? गुहवर्मन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए, राजा गुह का वर्णन है बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ में, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा क्यों की जाती है? दिए गए विकल्प में बताइए, जो चौमू देवता है इनकी पूजा क्यों होती है? स्पेशली जो चौमू देवता आपको दिखेंगे, ये पूर्वी कुमाऊं रीजन में ज्यादा मान्यता है इनकी। पूर्वी कुमाऊं, पूर्वी कुमाऊं में हमारा कौन सा क्षेत्र आ जाता है? तो पूर्वी कुमाऊं में स्पेशली अल्मोड़ा के पूर्व का हिस्सा यानी कि सोर घाटी का क्षेत्र जो है, सोर घाटी बोले तो पिथौरागढ़ में बहुत मान्यता है चौमू देवता की या चौमू बाबा की। तो चौमू देवता की पूजा वहां पर की जाती थी। जो भी दुधारू पशु होते थे जैसे कि गाय और भैंस, उनकी रक्षा के लिए, ठीक है, दुधारू मवेशियों की सुरक्षा के लिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किन दो राज्यों के मध्य तामाढोंड का युद्ध लड़ा गया था? तो तामाढोंड का युद्ध भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब रिवीजन क्लास हम कर रहे थे वहां पे भी ये उल्लेखित है। तो बताइए किस किस के बीच में था ये युद्ध, तामाढोंड का युद्ध? तामाढोंड युद्ध हुआ था आपका कल्याण चंद, जो हमारा राजा था चंद वंश का, कल्याण चंद, कल्याण चंद की तरफ से इसमें युद्ध में था शिवदत्त जोशी या शिवदेव जोशी, शिवदेव जोशी वर्सेस ये युद्ध था, मतलब कुमाऊं वर्सेस गढ़वाल था। शिवदेव जोशी वर्सेस नरपति गुलेरिया। नरपति गुलेरिया किसका सेनापति था? तो ये था प्रदीप शाह का, ठीक है। यानी कि कुमाऊं के कल्याण चंद और प्रदीप शाह के बीच में युद्ध हुआ ये, ठीक है, तामाढोंड का युद्ध। ध्यान रखेंगे, इसमें नरपति गुलेरिया मारा जाता है
कुमाऊं गढ़वाल ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कुमाऊं परिषद के जो भी अधिवेशन है उनको याद करने की एक ट्रिक मैंने आपको दी हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे। आप देखना कुमाऊं परिषद के अधिवेशन को ट्रिक याद करने की जो ट्रिक है बाय देवभूमि करियर पॉइंट, आपको वीडियो दिख जाएगी, एक बार देख लो, याद कर लो, रट जाएगा बस। तो 1917 में 1917 में जो पहला अधिवेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का, इसकी अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, जयदत्त जोशी। ठीक है, जयदत्त जोशी जो थे ना, ये विक्टर मोहन जोशी के पिताजी थे। ठीक है, विक्टर मोहन जोशी जो कि स्वाधीन प्रजा पत्र निकालते हैं ना, विक्टर मोहन जोशी, इनके पिताजी थे जयदत्त जोशी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, समता समाचार पत्र के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो समता नामक जो पत्र था भाई, इसको शुरू किया गया था किसके द्वारा? ये राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन है हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। समता पत्र हरिप्रसाद टमटा। बताइए कब आया था समता? समता कब प्रकाशित हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप लोग भी, कब प्रकाशन हुआ था इस पत्र का। उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए थे? रिवीजन क्लास अगर आप ले रहे हैं तो रिवीजन क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। उत्तराखंड में जो चित्रेश्वर प्रकार के या छत्रेश्वर, इनको छत्रेश्वर भी आ जाता है कहीं कहीं पे, छत्रेश्वर, चित्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार के जो मुद्राएं हैं या सिक्के हैं, उसको शुरू किया था किसने? कुविंद वंश ने। ठीक है, ऑप्शन बी, कुविंद शासकों ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने के लिए गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था? तो ये देखिए, आज रिवीजन क्लास में ही मैंने आपको बताया है कि मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को भेजने के लिए एक दल भेजा था सहजपाल के टाइम पीरियड पे। ठीक है, पंवार शासक कौन था उसमें? सहजपाल। देखिए, अकबर के रसोई घर में गंगा जल का प्रयोग होता था और अकबर जानता था कि इस जल में कुछ तो खास बात है भाई, तो इसलिए उसने सोचा क्यों ना इसके लिए खोजी दल भेजा जाए और पता तो किया जाए इसका सोर्स क्या है, कहां से पानी आता है। तो सहजपाल के टाइम पीरियड पर ये आपका खोजी दल गढ़वाल में आया था। सर्वेयर बोल सकते हैं, इसमें सर्वेयर वगैरह थे, सर्वेक्षण का एक पूरा ये ग्रुप था। अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा कौन था? सहजपाल था। निम्न में से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था? देखिए, गढ़वाल का राजकुमार था ये, मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था, अच्छी बात है, लेकिन इसको देश निकाला भी दिया गया था पृथ्वीपति शाह के द्वारा। ठीक है, देश निकाला का मतलब देश में वापस आना मना था। इसको पंवार साम्राज्य से निकाल दिया गया था क्योंकि इसने पृथ्वीपति शाह की मर्जी के विरुद्ध जाकर सुलेमान सिकोह को पकड़वा दिया था और औरंगजेब के सामने प्रस्तुत करवाया था। इसलिए पृथ्वीपति शाह से इतना खिन्न हुए कि इससे देश निकाला दे दिया। अगर वापस भी आता तो सर धागे से अलग। ठीक है, ये मेदिनी शाह था, ऑप्शन ए, इसका नाम था मेदिनी शाह, ऑप्शन ए। बाद में औरंगजेब के दरबार में ही मर जाता है, औरंगजेब पत्र भी लिख के भेजता है, आज भी वो पत्र अभिलेखागार में उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, मेदिनी शाह। कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जल संबंधी कानून किस वर्ष लागू किए गए थे? देखिए, जो कुमाऊं वाटर रूल्स थे, जल संबंधी जो कानून आए थे, सबसे पहले आए थे 1917 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 1917। बाद में इसमें अमेंडमेंट हुआ था 1930 में, ये भी याद रखना। कुमाऊं वाटर रूल्स में संशोधन जो हुआ था 1930 में हुआ था। टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोत सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो देखिए, जब टिहरी रियासत में ठाकुर जोत सिंह नेगी को बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त किया गया था, जोत सिंह नेगी वही है भाई जिनके प्रयासों से कुली एजेंसी बनी थी। ठीक है, वही है ये। कुली एजेंसी के निर्माण में भी इन्हीं का योगदान था। जो कुली एजेंसी बनी थी ना, कुली बेकार का हल निकालने के लिए एक टेम्पररी एक एजेंसी थी। तो जोत सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी बनाए जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर था उसमें कौन? पी विंडम। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, पर्सी विंडम था उसमें, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गर्वभंजन कहा जाता है? तो गर्वभंजन के रूप में जो फेमस है गढ़वाल के इतिहास में, वो हो जाएंगे महपति शाह। महपति शाह भाई नियुक्त हुए थे राजा 48 साल में श्याम शाह के बाद। श्याम शाह की कोई औलाद नहीं थी, भोग विलास में इतना विलीन रहे। 60 रानियां थी श्याम शाह की, बट कोई भी औलाद नहीं हो पाई, इसलिए उनके चाचा थे महपति शाह, इनको राजा बनाया गया 48 साल में। अब 48 साल में क्या करेगा आदमी? वो तो इनके दरबार में 3 बहुत खतरनाक सेनापति थे, माधो सिंह भंडारी, लोधी लिखोला और आपका एक और था बनवारी दास। ठीक है, बनवारी दास, इनकी वजह से बहुत अच्छा शासन किया। हालांकि लोधी लिखोला को मरवा देते हैं महपति शाह, नागा साधुओं की हत्या करवा देते हैं।
और बहुत से गलत काम भी होते हैं इनके टाइम पे, बहुत से अच्छे काम भी होते हैं प्रशासनिक, जैसे केशवराय मठ हो गया। उसके अलावा केशवराय मठ जो स्थापित हुआ वो तो श्याम शाह के टाइम पीरियड पे हुआ। महपति शाह के टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो इनके समय में एक अच्छी घटना ये होती है कि रोटी सूची प्रथा की इन्होंने, ठीक है, ब्राह्मणों को बहुत आराम दिया। और इसके अलावा तिब्बत अभियान किया, फेल हो गए, ठीक है। बाकी देखिए अक्खड़ राजा था, एटीट्यूड बहुत तगड़ा था, दिल्ली से कोई भी फरमान आता था नहीं जाता था, कोई मतलब नहीं किसी से, ठीक है। इसके अलावा महाप्रचंड भुजदंड कहा गया मौलाराम के द्वारा महपति साहब को। तो गर्व भंजन भी कहा जाता है क्योंकि बहुत से युद्ध करने पड़े थे अपने शासन काल में, बहुत से युद्ध लड़े महपति शाह ने, इसलिए इनको गर्व भंजन कहा जाता है। ऊंटाधुरा निम्न में से किस ग्लेशियर से संबंधित है? तो ऊंटाधुरा जो है इनमें से कौन से ग्लेशियर के निकट है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मिलम ग्लेशियर, ठीक है, ऑप्शन बी मिलम ग्लेशियर के निकट है ऊंटाधुरा। ऊंटाधुरा मिलम ग्लेशियर कहाँ है भाई? मिलम ग्लेशियर आपका हो जाएगा कुमाऊं में, ठीक है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर, ध्यान रखेंगे। इनमें से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का मित्र कहा जाता है? तो किसानों का मित्र दिए गए विकल्पों में भाई बहुत सिंपल है, बांज का जो पेड़ है, ठीक है, बांज के पेड़ को किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है। बांज का जो पेड़ है भाई ये, इसको गोल्ड भी कहा जाता है, उत्तराखंड में सोना कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके जो हरे पत्ते होते हैं, बांज के हरे पत्ते चारे के रूप में यूज होते हैं, गाय बच्चियों के जो चारा है। सूखे पत्ते जो होते हैं बांज के, सूखे पत्ते किसके रूप में काम आते हैं? सूखे पत्तों से बनती है कंपोस्ट खाद, ठीक है, हरी खाद बनती है अच्छी। उसके अलावा बांज की जो सूखी लकड़ियां होती हैं जलावन के बहुत अच्छे काम आती हैं, जलावन के। और बांज की जो कच्ची लकड़ियां होती हैं, मान लीजिए ठीक ठाक लकड़ी है तो वो आपके अन्य उपकरण बनाने में भी काम आते हैं, जैसे कि कृषि उपकरण हो गए। उसके अलावा कुछ भी पारंपरिक जो उपकरण होते हैं ना, तो वो बनाने के भी काम आती है बांज की लकड़ी। यानी कि बांज कुल मिला के ओक जो होता है एक मल्टीपर्पज ट्री है उत्तराखंड में, और सबसे बड़ा इसका पर्यावरणीय यूज भी है जो कि है आपका जल संग्रहण। बांज का जो जंगल होगा वहां पे आपको पानी का धारा या स्रोत पक्का मिलेगा, तो जल संग्रहण के लिए भी सबसे उपयुक्त पौधा होता है बांज, इसीलिए इसको उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जा सकता है या कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चरागाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है? तो गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, वहां पर देखिए जो भी हमारे बुग्याल होते हैं, इन बुग्यालों में गर्मी के टाइम पीरियड पे, गर्मी में क्या होता है बर्फ पिघल जाती है बुग्यालों की, तो गर्मी में जो भेड़ पालक होते हैं, पशुपालक जो होते हैं, वो अपने जानवरों को ऊपर ले जाते हैं चराने के लिए, और वहां पर अपना एक टेम्पररी आवास बनाते हैं जिसको खरक कहा जाता है, ठीक है, खरक, खरक या खर्क कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका खर्क, ठीक है। वहीं भोटियाओं की बात करें तो भोटियाओं का जो हमारा जो ग्रीष्मकालीन आवास होता है ऊपर, उसको मैत कहा जाता है। यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं के संदर्भ में पूछा जा रहा है अधिक ऊंचाई पे, किसी जनजाति विशेष का नहीं। अगर जनजाति विशेष पूछता है भोटिया जनजाति का अधिक ऊंचाई में जो अस्थायी आवास होते हैं, ग्रीष्मकालीन मैत होते हैं, शीतकालीन आवास को कहा जाता है गुंडा या मुंसा, ठीक है, गुंडा या मुंसा, ठीक है। लेकिन जो हमारे अन्य चरावाहों के लिए जो भी चरावाहे होते हैं उनका एक टेम्परेरी जो आवास होता है उसको खरक या खर्क ही कहा जाता है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो देखिए कथन देखते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम था 2011 में, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, बिल्कुल गलत है, सर्वाधिक लिंगानुपात था अल्मोड़ा का, ठीक है, अल्मोड़ा 1184। उधमसिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल कथन एक इसमें सत्य हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, कथन एक सत्य है, बाकी असत्य है सब। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया इनमें से किस पार्क को? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भैया राजाजी राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजाजी राष्ट्रीय पार्क। राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देखिए इसका नाम जो राजाजी है ना, किसके नाम पे पड़ा, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इसका नाम जो राजाजी पड़ा वो हमारा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती गोपालाचारी, इनके नाम पर राजाजी पड़ा, ठीक है, इनका उपनाम राजाजी था, इसलिए इस पार्क का नाम भी राजाजी पड़ा। दुर्मी ताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो दुर्मी ताल आपको देखने को मिलेगी चमोली में, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा चमोली। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ ताल यूनिक जो ताल हैं भैया उनको याद करना होगा, क्वेश्चन बनाते हैं वहां से।
जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है, सही विकल्प का चयन करें। यानी कि आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि कम से ज्यादा की तरफ जो जाएगा। तो सबसे कम जो हमारी महिला साक्षरता थी 2011 में उत्तरकाशी की थी, तो उत्तरकाशी पहले ऑप्शन में है और डी में है, ठीक है। यानी कि 2 तो डिलीट हो जाएंगे, बी और सी डिलीट हो गए, इसी को कहा जाता है एलिमिनेशन, ठीक है। अब सेकंड जो डिस्ट्रिक्ट था भैया हमारा, उत्तरकाशी के बाद सबसे कम साक्षरता थी उधमसिंह नगर में। उधमसिंह नगर में भी ऊपर भी है। उधमसिंह नगर के बाद तीसरा जो जनपद था वो चमोली था। अब चमोली केवल ए में है, डी में नहीं, तो डी भी एलिमिनेट हो गया, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन ए, उत्तरकाशी, उधमसिंह नगर, चमोली और नैनीताल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न नदियों में से कौन सी गिरथी नदी की सहायक नदी है? तो गिरथी नदी की सहायक नदी बताना है, ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गिरथी। देखिए छोटी सी नदी है, उसको भी आयोग पूछ लेता है कई बार, इसलिए महत्वपूर्ण है। गिरथी की जो सहायक नदी दिए गए विकल्पों में कियोगाड़ है, वो ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है, कियोगाड़। चलिए आगे बढ़ेंगे। पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मैती आंदोलन, देखिए ये पौधारोपण किससे संबंधित है? इसमें महिला क्या करती है, शादी जब होती है ना किसी भी औरत की, तो मायके की याद में वृक्ष लगाती है और उसका बहुत अच्छे से लालन पालन करती है, जैसे अपने बच्चे का किया जाता है। तो यानी कि पेड़ का पूरा यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और ये मैती आंदोलन शुरू किया था कल्याण सिंह रावत जी ने, और कल्याण सिंह रावत जी को इसीलिए उपनाम है इनका मैती, ठीक है, मैती उपनाम से जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही युग्म को बताइए। तो दूधातोली जो पर्वत श्रृंखला है भाई, इसको उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का पामीर, दूधातोली को कहा जाता है, ठीक है। दूधातोली से 5 नदियां निकलती हैं भाई, कौन कौन सी 5 नदियां निकलती हैं बताइए, ठीक है। 5 नदियां निकलती हैं यहां से, ठीक है। यहां से निकलती है हमारी पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, पूर्वी नयार, नयार, इसके अलावा पश्चिमी नयार, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी नयार, फिर निकलती है आटागाड़ और एक निकलती है विनो। तो ये 5 नदियां निकलती है हमारी दूधातोली पर्वत श्रृंखला से, जिसको उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, आटागाड़ और विनो, ये 5 नदियां हैं। इसके अलावा दूधातोली जो पर्वत श्रृंखला है, ये आपका विभाजन का काम करती है पिंडर और रामगंगा बेसिन को, ठीक है। यानी कि जो पिंडर वैली है और पिंडर वैली से अलग करती है ये पश्चिमी रामगंगा बेसिन को, यानी कि आंसर हो जाएगा पिंडर और रामगंगा बेसिन, ऑप्शन सी सही उत्तर है, ठीक है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, ओके, ठीक है। तो दोस्तों ये था भाई आपका उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 185। आज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में ही देखिए ऐतिहासिक जौलजीबी मेला शुरू हुआ है। जौलजीबी मेला आप सभी लोग जानते हैं, ये आपका लगता है मुंशियारी की तरफ से आती है गौरी गंगा, ठीक है, और धारचूला की तरफ से आती है काली गंगा, ठीक है, काली गंगा। तो काली और गौरी का संगम होता है जौलजीबी में, और इसी जौलजीबी में लगता है भैया हमारा क्या, जौलजीबी का मेला, ठीक है। और बहुत ही ऐतिहासिक मेला है, 1914 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और ये हमेशा 14 नवंबर को शुरू होता है, 14 ऑफ नवंबर, बाल दिवस के दिन ये शुरू होता है, ठीक है। तो ये लगा आपका कहाँ पे, उत्तराखंड में, ऑप्शन भी हो जाएगा। या आई थिंक किसी एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अटैच किया है। हाल में कोई एग्जाम हुआ है, वहां पे क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 185। यहीं पे सेशन समाप्त होता है। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं, और पहाड़ के जो बच्चे हैं भैया कोशिश करें कि बांज का पेड़ लगाया जाए, जो कि सोना है उत्तराखंड में, ठीक है। किसानों का सर्वोत्तम मित्र ओक ट्री लगाओ आप, तो एक पेड़ अवश्य लगाएं अपने जीवन में, कम से कम, अधिक से अधिक तो जितना लगाएंगे ये आपका पर्यावरण के प्रति बहुत बड़ा योगदान होगा, और आने वाली पीढ़ियां भी आपको वही आशीर्वाद देंगे। बाकी देखिए जो टेस्ट सीरीज है 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जो हमारे चल रहे हैं एप्लीकेशन स्टोर पे, 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में आपका कूपन कोड है 20 नवंबर तक, 50% ऑफ है, ले लेना 20 नवंबर तक, फिर उसके बाद कूपन कोड नहीं मिलेगा। काफी बच्चे दिवाली में नहीं ले पाए थे, तो उनके लिए फिर से मैंने कूपन कोड अप्लाई करवाया, तो लाभ उठाइए दोस्तों। बाकी जल्दी मिलेंगे रिवीजन क्लासेस और इन टेस्ट सीरीजों का लाभ लेते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।